नमस्कार, मैं विक्रम सिंह उपसंयोजी रसायन पढ़ रहे हैं बच्चों। तो अब बेटा इसके मान के चलिए कि एक तरह से हमारे आखिरी क्लास है, लेकिन याद रखना कि कोई भी क्लास, कोई भी लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है। कोई भी चैप्टर को हम उसी लेवल पर ले जाना है जिस लेवल पे उसको सीखना है, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप अपने मेहनत में कोई कमजोरी करते हैं तो आपको आगे की पढ़ाई पर असर होता है। तो सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करना है। मैंने ये कम से कम लेक्चर रखा है, कम से कम जितनी भी चीज़ें मैं आपको सिखा सकता हूँ वो सिखाने की कोशिश किया है। तो मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। वो प्रश्न क्या हो सकते हैं ये आप देखेंगे। दूसरा, संकुलों की संरचना के बारे में हम कल बात कर रहे थे, तो उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं आज की क्लास में। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखें और इनमें हम क्या क्या कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये सारे स्लाइड आपको मिल जाएंगे विक्रम सर हैप केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल में। आप ध्यान दीजिएगा, कहां पे मिलेगा? विक्रम सर हैप केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल। ये सारे स्लाइड आपको मिल जाएंगे, तो यहां से आप जरूर ले लीजिएगा। अब मैं आपको जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं और इन प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहली बात यह है, हाँ बच्चों गुड इवनिंग। चलिए, क्या तैयार हैं आप सब प्रश्नों को जानने के लिए कि किस किस तरह से प्रश्न आते हैं? लेकिन इनको हल कैसे करना है, कहीं पर परेशानी आएगी ये तो होगा ही होगा। लेकिन पहले आप इन प्रश्नों को देखें, अच्छे से समझें। मैं बहुत सारे प्रश्न देने वाला हूं और इन सभी प्रश्नों को हल करके देखिएगा जरूर। लेकिन हाँ, मेरे क्लास के बाद देखिएगा, मैं प्रश्न आपको दिखा देता हूं और उसके बाद आपको लगता है कि इन प्रश्नों को हल कराना चाहिए मुझे, यानी आपको इस चैप्टर में जितना भी पढ़ाया गया उसका एक रिवीजन दे देना है। पहले काम करना, पढ़ लेना अच्छे से, क्वेश्चन देख लेना, फिर रिवीजन कर लेना। जो प्रश्न आपसे ना बन रहा हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अभी बिल्कुल तय मत करिए कि ये प्रश्न मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा। एक बार सोचना, एक बार समझना और फिर उसके बाद इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करना। ना बने, बिल्कुल भी ना बने, किसी भी तरह से ना बने तो बिल्कुल मुझे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न को जरूर लिख दीजिएगा उस जगह पे, ताकि मैं उन प्रश्नों को के बेस पर आगे क्लास आपके लिए ले सकूं या आपको समझा सकूं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक प्रश्न आपके हमारे पास लिखा हुआ है कि निम्न संकुल आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। कोई जरूरी नहीं है कि यही सब प्रश्न आपके पास आएगा, कुछ और भी आ सकते हैं। तो इनमें पूछा गया है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अब सोचो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जब हमको संरचना ज्ञात करना है, अनुचुंबकीय की प्रतिचुंबकीय ये ज्ञात करना है या इसमें संकरण ज्ञात करना है, तो इस तरीके का प्रयोग करके हम इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पता लगा सकते हैं। यहां पर यह देखना होता है कि कौन सा लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा लिगेंड जो है वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराता है? इलेक्ट्रॉन को युग्मन कराता है। वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को युग्मन नहीं करा पाता है। तो इस आधार पर हम बता सकेंगे कि किसमें कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और है भी कि नहीं है, इस बात को बता सकेंगे। तो ये बता सकते हैं तो बिल्कुल कोशिश करिएगा, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको हिंट किया है। कल की क्लास देखेंगे तो ये जरूर हो जाएगा। एक एक प्रश्न के आधार पर आप करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा है उपसंयोजन संख्या क्या है। अब उपसंयोजन संख्या, जैसे इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की संख्या 6 है, तो इस CO की उपसंयोजन संख्या 6 है। तो क्या मतलब होता है? केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता, यानी कितनी इलेक्ट्रॉन युग्म लिगेंडों से वह ग्रहण करता है, वह उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे इसमें हमारे पास है CO की कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन संख्या 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। अगर हम यहां पर बात करते हैं PT NH3 4 2+, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है PT का 4। तो यह है उपसंयोजन संख्या कितनी है,
ये किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है, इनको देखें। फिर बात होता है कि निम्न में से कौन अधिक स्थायी संकुल है और क्यों। हमने स्थायित्व के बारे में क्वेश्चन दिया था, टॉपिक लिया था, लेक्चर लिया था, उसको आप एक बार अच्छे से देखिए फिर जवाब दीजिएगा। मैं यही कहूंगा आपसे कि जब तक किसी लेक्चर को पढ़ते हैं तो उसकी गहराई तक जब तक ना जाएं, उसके बाद क्लास को पूरी तरह से प्रैक्टिस ना करें, उसके बाद फिर नहीं करते हैं, यानी आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझें, उस लेक्चर को अच्छे से समझें, फिर उसके बाद उससे संबंधित जो बुक में जो नोट्स है या पुस्तक है आपको उसको भी पढ़ें, फिर प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही आप अच्छा तैयारी माना जाता है और उसके बाद ही आप आंसर दे पाएंगे, है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो यहां पर आपको बोला गया है कि भाई इसमें अधिक स्थायी कौन है, अब ये पता लगाओ आप एक बार। मैं यहां पर आंसर नहीं दूंगा, मैं सबका आंसर अभी फटाफट दे सकता हूं, लेकिन अभी आंसर नहीं दूंगा क्योंकि आपको करना है वो चीज। फिर द्विक लवण और संकर लवण क्या है और इनमें अंतर भी बताना है, तो अंतर भी आप बता सकते हैं। अंतर बताइए। ये प्रश्न दो तरह के प्रश्न होंगे। किलेट किसे कहते हैं बेटा, यहां पर किलेट शब्द चिलेट, किलेट ऐसे शब्द दिया जाता है। किलेट सिंपल से एक शब्द बोलूंगा, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बहुदंतुर लिगेंड जुड़ा होगा। मैंने कहा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बहुदंतुर लिगेंड जुड़ा हो तो चक्रीय संकुल का निर्माण होता है। इस चक्रीय संकुल को ही हम किलेट कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन के साथ बहुदंतुर लिगेंड जुड़े होने पर चक्रीय उपसंयोजी संकुल का निर्माण होता है। इस संकुल को या चक्रीय संकुल को किलेट कहते हैं। एक शब्द में बोलेंगे चक्री, चक्र बनाता है। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल बताता हूं, शब्द दे देता हूं चक्रीय संकुल। ये किलेट कहलाता है। उदाहरण COEN थ्राइस 3+। ये कोबाल्ट की उपसर्जन संख्या 6 है। EN जो है, EN एक्चुअली क्या है, एथिलीन डाई एमीन है। ये एथिलीन डाई एमीन है और उस केंद्रीय धातु परमाणु पर EN जो है, EN का फॉर्मूला क्या होगा, NH2 CH2 CH2 NH2 है। इलेक्ट्रॉन युग्म इन दो जगहों से दान होगा, तब देखें NH2 CH2 CH2 NH2, फिर NH2 CH2 CH2 इन दो जगह से होगा। इसी तरह से NH2 ये है NH2। तो देख रहे हैं आप, इस तरह से इनको मैं बड़ा लिख दूं और 3+ लिख देता हूं क्योंकि 3+ इस CO का पार्ट है। तो यहां पर देखो एक चक्र जैसा बनता है, देखो 3 चक्र बनता है। तो ये चक्रीय यौगिक एक किलेट कहलाता है। किलेट जो होता है बहुत ही स्थायी संकुल होता है। क्लियर? तो ये चीजें आप समझ में आ गया होगा। चक्रीय संकुल को ही हम किलेट कहते हैं, चिलेट कहते हैं। तो प्रश्न तो है, अब बोल रहे हैं बच्चों की इसको समझा दो, इसको समझा दो। ठीक है मैं समझा दूं, लेकिन बेटा इसी में अटक जाएंगे हम पूरा क्लास। मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों का लिस्ट दे रहा हूं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए आज की क्लास में ज्यादा से ज्यादा। फिर आगे की क्लास जो होगी उसमें डिटेल कर दूंगा मैं। अगर देखो बेटा, मैं आप चैट में ये बोलो वो बोलो, मैं हमेशा याद रखो जो चैट में लिखते हो ना वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना इफेक्टिव होता है आप कमेंट्स में लिखते हो। तो कमेंट्स में आप बिल्कुल बताओ कि सर ये हमें कराओ, तो हम उसके लिए आपके लिए क्लास लाते हैं और अगले क्लास में जरूर रहो आप, ताकि उस चीज को सीख सकें। लेक्चर 1 से 6 तक हो चुका है, ये 7वां लेक्चर है। तो 7 लेक्चर आपने कितना अच्छे से प्रैक्टिस किया है उस पर डिपेंड करता है आपकी इस चैप्टर के प्रति समझ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस देखें। अगला ये मैंने सेट ए ले लिया। अगला बताता हूं मैं आपको, ये है
देखो प्रश्न आईयूपीएसी से संबंधित दो टाइप के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, है ना। एक तो होता है कि आईयूपीएसी के नियम के आधार पर हम इस नाम से उसका फॉर्मूला लिखें, और दूसरा होता है जो फॉर्मूला है यानी यौगिक का सूत्र है उससे हम नाम लिखें। दो तरह के प्रश्न होते हैं। हम लोग जब सिखाते हैं ना तो हम इस बेस पर सिखाते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली कठिन होता है, फॉर्मूला से नाम लिखना कठिन होता है, इसलिए इसको ज्यादा सिखाया जाता है। लेकिन नाम से सूत्र लिखना ज्यादा कठिन काम नहीं होता है, इसलिए हम इससे वो सिखाने की कोशिश ज्यादा नहीं करते हैं, है ना। नाम से सूत्र बनाना ज्यादा कोशिश नहीं करते हैं। तो अब सोचो आपको करना क्या है, कि कितने बच्चों को आता है जरूर मुझे बताओ, या देखो क्वेश्चन 1 और 2 में से बताओ किस टाइप का प्रश्न आपसे बन जाएगा और किस टाइप का प्रश्न जिनसे बन जाएगा। अगर मान लो ये बन जाएगा तो ए लिखो, ये बन जाएगा तो बी लिखो, और दोनों बन जाएगा तो ए बी लिखो, है ना। और दोनों ना बने तो फिर लास्ट में नो लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से ए बन जाएगा कि बी बन जाएगा, कि ए बी दोनों बन जाएगा कि नो, ये बता दो जरूर। और ये दोनों बनेगा, मैं ये वाला बताता हूं, अभी ये वाला बता चुका हूं आपको। देखो इसका नामकरण करने का सिस्टम तो आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे ये वाला इसके बताऊंगा जैसे थोड़ी देर में। इसका पता लगाना है तो कैसे नामकरण करते हैं हम लोग, जैसे इसमें दो भाग है ना, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं CONH3 6Cl3 है, तो इसमें पॉजिटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में नाम किसका पहले लिखा जाता है, लिगेंड का। लिगेंड की संख्या आधार पर संख्या को लिख कर कहते हैं, तो इसका क्या, इस लिगेंड का नाम है एमीन, और ये 6 टाइम है तो हेक्साएमीन इसका नाम हुआ। डबल एम आता है बेटा, हेक्साएमीन। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो कोबाल्ट ये कोबाल्टेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जो है पॉजिटिव है, तो कोबाल्ट होगा। तो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3, और फिर इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। ऐसा किए हो आप लोग बेटा। ये वाला जो चैप्टर देखो, नामकरण सिखा दो सर, बार बार मत बोलिए, क्योंकि सब नाम एक जितना उस क्लास में सिखाया ना उतने ही अगर आप कर लेते हो तो 100% आपको नामकरण आ जाएगा। फिर उसके बाद आप डेवलप करते रहो, जितना आप डेवलप करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका नामकरण का जो स्किल है वो डेवलप होने लगेगा, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इसका नाम हो गया। दूसरा तीसरा का नाम आप लिख लीजिएगा। फिर बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं कि ऐसे दिया गया है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। जैसे ये दिया गया टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2, हाइड्रो नहीं हाइड्रोक्सो है, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। अब इस जगह पर मैं दोबारा लिखता हूं, उसको समझाता हूं। टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट ऑक्सीडेशन नंबर 2, ऐसा लिखा है। पहली बात तो ये है, इसका मतलब है टेट्रा मतलब 4 टाइम, हाइड्रोक्सो मतलब ये हाइड्रोक्साइड, ये OH माइनस, ये है 4 बार, ये है 4 बार। जिंकेट जिंक है, और ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और AT लगा है मतलब ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर है, ठीक है। किस कॉम्प्लेक्स के अंदर है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो चलिए इसको बनाते हैं, बड़ा ब्रैकेट जिंक ऑक्सीडेशन नंबर +2, हाइड्रोक्साइड OH माइनस होता है, OH 4 टाइम, बस ये बन गया। लेकिन ध्यान रखना यहां पर 2+ है और यहां पर है -1 × 4 है, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया मैंने तो क्या मिला, अभी देखो 2 + 2 2 - 4 बराबर बचा है -2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बचा है -2, ये है। अब इसको मैं हटा देता हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके टोटल चार्ज कितना बचा, जिंक में +2 चार्ज है, नहीं समझ में नहीं आया मत बोलिए। जिंक धातु आया, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट के अंदर ही लिगेंड आता है, लिगेंड है ये। OH माइनस होता है, यानी इसमें एक ऑक्सीडेशन नंबर है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये -2 और ये -4 बचा, कितना -2 बचा, जो हमने बाहर लिख दिया इस तरह से। और इसमें एक चीज इन्होंने करा है,
इसके नाम के अंत में इनको लिखना चाहिए था, आयन लिखना चाहिए था, जिन्होंने जो कि नहीं लिखा है। ये लीजिए, यानी कि ये एक आयन है। इसी तरह से अगर मैं इसके बात करता हूं, हेक्साएमिन कोबाल्ट की बात करता हूं, इसको भी समझा देता हूं आपको। हेक्साएमिन कोबाल्ट 3 सल्फेट। हेक्साएमिन मतलब होता है, एमिन मतलब होता है NH3, NH3 आपके पास है 6 बार, कोबाल्ट 3 का मतलब होता है CO3 प्लस है, और सल्फेट का मतलब है SO4-2। सबको अरेंज करते हैं, चलिए। केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है, ये CO3 प्लस के रूप में है। दूसरा NH3 6 टाइम है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो, इसका आवेश शून्य होता है, मतलब इसका टोटल चार्ज कितना मिला हमको, इसका टोटल चार्ज मिला हमको +3। फिर सल्फेट वाली बात है, तो इसके बाद सल्फेट है, तो सल्फेट को लिख दिया मैंने, इसका चार्ज -2 है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, मतलब ये 2 हो गया। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, मतलब ये SO4 जो है 3 हो गया। मतलब सीधा सीधा फाइनल हमारे पास ये हो गया, ये लीजिए। मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, साफ साफ, SO4 थ्राइस, ये इसका फॉर्मूला होगा। CONH3 हेक्सा टाइम्स 2 SO4 थ्राइस, इसका फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से आपको नाम से सूत्र बनाना ज्यादा आसान लगेगा, जबकि सूत्र से नाम बनाने में थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन हाँ, ये दोनों आना चाहिए। नामकरण, IUPAC नामकरण को आप जब सीख लेंगे तभी ये कर पाएंगे। तो क्यों हमने आपके लिए रखा है कुछ सेट, यानी नामकरण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो इससे संबंधित एक ना एक प्रश्न आपके पास हर साल होता है। इसलिए आपको IUPAC नेमिंग पर आपको काफी प्रयास करना होगा, काफी मेहनत करना पड़ेगा। देखो बेटा, एक दिन की पूरी मेहनत आपको IUPAC नेमिंग अच्छे से सिखा देगा। चले, फिर एक प्रश्न आपके पास ये ऐसा कुछ है, CrH2O 6Cl3। एक्चुअली लिखने का तरीका ये है, Cr ब्रैकेट H2O 6 बड़ा ब्रैकेट Cl3, ऐसा लिखा जाता है। वही है ये भी, और ये इसमें क्या लिखा है, CrH2O 5Cl, और फिर है Cl2 .H2O। ये है, ये और ये दो यौगिक है के बीच कौन से प्रकार की समानता पाई जाती है, इन दोनों के बीच में किस प्रकार की समानता है, ये आपको मुझे बताना है। आप समानताएं कितने प्रकार के पढ़े हो? एक पढ़े हो आप आयनन समानता, दूसरा हाइड्रेट समानता, तीसरा बंध समानता, चौथा जो आप पढ़ा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यानी कि उपसंयोजी समानता। ये 4 प्रकार की समानता मुख्य तौर पे पढ़ते हैं, और एक बहुलीकरण समानता होती है, लेकिन 4 वाला मुख्य होता है, जो इनको जानते हो। तो इनमें देखिएगा, इन 4 में से कौन सा समानता होगा। क्या हुआ है इस अणु में, जो है इस अणु में क्या अंतर है? इस अणु में अंतर है कि इसका पानी एक इसमें बाहर है, जब और उसी की जगह पे ये Cl जो बाहर था 3, उसमें से एक अंदर है इसमें, यानी आयन और जल के बीच विनिमय होता है। आयन और जल के अणु के बीच में अंदर बाहर स्थिति में जल की अणु में जाती हैं, यानी जल जहां पर लिगेंड है, यहां पर क्रिस्टल वाटर है। तो इस प्रकार के समानता को कहा जाएगा हाइड्रेट समानता। तो 4 प्रकार की समानताओं में कौन से प्रकार की समानता है, पहचानने वाला कोई भी प्रश्न आ सकता है, चाहे वो आयनन समानता से संबंधित हो, चाहे बंध समानता से संबंधित हो, चाहे हाइड्रेट समानता हो, चाहे उपसंयोजी समानता हो, कोई भी हो सकता है। इसलिए ये चारों समानताओं को आपको अच्छे से इस चैप्टर के लिए पढ़ लेना है। तो समानता कौन से प्रकार का बोला मैंने, ये समानता होगा यहां पर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। आंसर क्या है?
अगला है प्रश्न, निम्नलिखित यौगिक प्रकाशीय समानता प्रदर्शित क्यों नहीं करते हैं। बेटा एक बात बताना चाहूंगा, प्रकाशीय समानता आपके कोर्स में नहीं है, पर ऐसे प्रश्न हो जाए तो ये क्यों नहीं प्रकाशीय समानता प्रदर्शित करते हैं, इसका रीजन होगा कि इसमें सबसे बड़ा कारण कि देखिए यहां पर NH3 4 टाइम आ गया और यही अलग अलग परमाणु होती या अलग अलग लिगेंड होता तो ये पॉसिबल था। तो यहां पर प्रकाशीय समानता वैसे आउट ऑफ कोर्स है अभी फिलहाल, लेकिन अगर ऐसा आता है, वैसे नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता देता हूं। ये प्रश्न मैं आपके सामने इसलिए रखा हूं कि प्रकाशीय समानता को एक बार आप पढ़ना चाहते हो तो जरूर पढ़ाऊंगा। ये नीट और जेईई एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, तो याद रखिएगा, इसको अगर पढ़ना चाहो तो जरूर पढ़ाऊंगा और इसका कारण भी बताऊंगा। अभी फिलहाल अभी नहीं है कोर्स में, इसलिए कुछ नहीं। ज्यामितीय समानता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई समान समावयवी जो होता है, समान लिगेंड, समान लिगेंड 90 डिग्री पर है तो सिस आइसोमेरिज्म होगा और सिस फॉर्म होगा, और इसी तरह से 180 डिग्री पर होगा तो वो ट्रांसफॉर्म में होगा। ये बस ध्यान रखिएगा। उपसंयोजी समानता में हाइब्रिड समानता तथा उपसंयोजी समानता को समझाइए। मैंने कहा था ना, कोई भी समानता आपके पास क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसको आप जरूर करिएगा। इनके डिटेल आपको मैं बता चुका हूं, तो फिलहाल अभी तो मुश्किल हो जाएगा इनको बताना, ये ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं और कुछ प्रश्न। बेटा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्नर का उपसंयोजन का सिद्धांत। ये पूरा का पूरा कल की क्लास में हमने पढ़ाया था इसको, तो आप इनको जरूर देख लीजिए। कल या परसों की क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, तो इनको बिल्कुल एक बार जरूर देख लीजिएगा। और फिर ये प्रश्न है कि ये सारे कंपाउंड की अभिक्रिया AgNO3 से कराते हैं तो क्रमशः 4 3 2 1 और 0 क्लोराइड के अवक्षेप प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके वर्नर सिद्धांत के अनुसार इनका संरचना सूत्र और सूत्र क्या होगा, इनको बताना है। इसके डिटेल बताया, तो ये परसों की क्लास में आपने देखा है, तो उनको एक बार जरूर देख लो, आप बिल्कुल बना लोगे ऐसे प्रश्न, तो इनको जरूर करिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं आपको बता चुका हूं, और कुछ प्रश्नों को थोड़ा सा कुछ अब रिवाइज होगा प्रश्न, है ना, तो इनको देख लीजिएगा। जैसे मैं अब कुछ प्रश्नों को दोबारा दिखा रहा हूं। जैसे लिखा है उपसंयोजी यौगिकों में आयनन समानता को एक उदाहरण द्वारा समझाना है। दूसरा प्रश्न है इसी में, निम्नलिखित संकुलों या आयनों के IUPAC पद्धति में नाम लिखिए। यह नाम है IUPAC में नाम लिखिए। तो प्रश्न दोबारा आ गया है। अब थोड़े प्रश्नों को रिवाइज कर देते हैं ताकि प्रैक्टिस करने का मौका मिले, कुछ होमवर्क भी मिले आपको। उपसंयोजी यौगिकों में बंधक समानता जिसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, इसको बंध समानता भी कहते हैं, इसको समझाना है। अगला प्रश्न लिखा है कि ये संकुलों में IUPAC से नाम बताना इनके, तो ये आप एक बार करिएगा। मैंने इस प्रश्न को आपके और भी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, अलग कर दिया है थोड़ा सा। वही प्रश्न जो पहले देखे तो वही है, तो ये हो गया। अब बेटा ये एक प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संकुल आयनन समानता प्रदर्शित कर सकता है। इनमें से ऐसा कौन सा जो आयनन समानता प्रदर्शित कर सकता है। उदाहरण के साथ मैं समझाऊंगा आपको, पहले आप जवाब देने की कोशिश करिए। आयनन समानता प्रदर्शित कौन कर सकता है। हो गया। देखो बेटा, आयनन समानता के लिए जरूरी है कि आयन और लिगेंड एक ऐसा समावयवी जो है जिसके आयन और लिगेंड के उपसंयोजी मंडल से अंदर बाहर जाने की वजह से होता है। इसमें कोई आयन ही नहीं है तो इसमें इन तीनों में पॉसिबल ही नहीं है, जबकि इसमें आयन है SO4। इसका दूसरा समावयवी क्या होगा, और इन दोनों के बीच में आयनन समानता होगा। ये SO4 Br की जगह आ जाएगा, Br की जगह
BrSO4 की जगह आ जाएगा। तो है CONH3 यहां पर अमोनिया नहीं निकलते हैं ना, उससे रिलेटेड कोई समानता नहीं होती है। तो Br बाहर आ जाएगा, SO4 अंदर आ जाएगा। इस तरह से इन दोनों के बीच में आयन समानता हुआ कि आयन और लिगेंड के बीच में स्थान का विनिमय हुआ, इस वजह से। तो इसको कहेंगे आयन समानता। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, कुछ बच्चों ने राइट आंसर करा है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग सभी ऐसे, इसलिए बोलता हूं ना, पढ़ा करो, रोज रोज आओगे, रोज पढ़ोगे, तब समझ में आएगा। ये जरूरी नहीं बेटा कि आप लाइव में ही रहो, मैं नहीं कहता हूं हमेशा कि लाइव में ही रहो, लेकिन ये कहता हूं कि जब आप पढ़ाई करते हो तो बिल्कुल ध्यान से किया करो। चलो, हो गया, कोई बात नहीं, आंसर हो गया। चलते हैं, अगला है संकुल यौगिक CrH2O6 Cl3 तथा ये CrH2O5Cl Cl2.H2O निम्नलिखित समानता का एक उदाहरण है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका बताया था, अगर आप जवाब दे सकें तो अच्छी बात होगी। चलिए बताइए। देखिए हुआ क्या है, पानी की एक अणु बाहर आ गया है और ये क्रिस्टल वाटर के रूप में आ गया। इसमें सीधा सा मतलब है जल के अणु का उपसंयोजी मंडल से अंदर बाहर जाना होता है। ऐसा नहीं कि पानी का अणु बाहर बस आया, उसकी जगह को भरने के लिए एक Cl भी अंदर आ गया, ऐसा होता है। तो जल के अणु और आयन का विनिमय होता है उपसंयोजी मंडल से, तो ऐसे समानता को कहा जाता है हाइब्रिड आइसोमेरिज्म। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये प्रश्न, EDTA में दाता परमाणु होते हैं। EDTA का पूरा संरचना सूत्र आपका पता है तो आप बता सकते हैं EDTA का फुल फॉर्म क्या है, EDTA की संरचना क्या है, EDTA की कहां से इलेक्ट्रॉन युग्म निकलते हैं। चलिए, ए ऑप्शन है 2 नाइट्रोजन तथा 2 ऑक्सीजन परमाणु से, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन परमाणु, 4 नाइट्रोजन तथा 2 ऑक्सीजन परमाणु, 3 नाइट्रोजन तथा 3 ऑक्सीजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन युग्म निकलते हैं। यानी दाता परमाणु कौन सा है? चलिए बताइए जल्दी। देखो बेटा, EDTA का फुल फॉर्म क्या है? एथिलीन डाइएमीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो एक ही एम आएगा। डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, ये अगर लिगेंड है तो एसीटेटो कहेंगे, आयन है तो एसीटेट कहेंगे, एसीटेट। ये लीजिए, आयन है ये। एथिलीन शब्द जो है ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 से संबंधित होता है, ये एथिलीन है। एथिलीन का एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो ये बॉन्ड के टूटने से ये 2 संयोजकताएं ओपन हो जाएगा। इन दोनों जगहों पर डाइएमीन डाइएमीन 2 NH2 ये लीजिए 2 NH2 दोनों साइड में, तो ये एथिलीन डाइएमीन है। डाइएमीन इन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को हटा करके
एसिटेट समूह यानी कि ये CH3COO माइनस होता है, आपको पता है एसिटेट होता है, तो ये इसका एक H हटेगा तो क्या बन जाएगा, यहां से बॉन्ड ओपन हो जाएगा, CH2COO माइनस हो जाएगा। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन हटा था तो 2 ठो जुड़ेगा, CH2COO माइनस, इसी तरह से CH2COO माइनस, इधर भी CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। इलेक्ट्रॉन युग्म कहां कहां से निकलेगा उसे देखते हैं। चलिए, एक इस नेगेटिव वाले ऑक्सीजन से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, दोनों नाइट्रोजन से, और यहां से और यहां से। तो आपको समझ में आ गया, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन। तो यह है ADTA का पूरा संरचना। मैंने आपको ADTA का पूरा संरचना आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। आपको जैसा समझाया आप उसको दोबारा देख सकते हो इस वीडियो को और समझ सकते हो। कोशिश करिए कि ऐसा देखें। अगला प्रश्न है हमारे पास, ये है PTNS3 ट्वाइस Cl2 के लिए ज्यामितीय समावयवियों की संख्या कितनी होगी? इसके कितने ज्यामितीय समावयवी होंगे? कोशिश करो तो बड़ा आसान है। 2, 1, 3, 4 कितने होंगे? दिखाता हूं। ये इसकी संरचना है वर्ग समतली संरचना। इसमें संकरण होगा DsP2 संकरण, और इसकी संरचना होगा वर्ग समतली संरचना। वर्ग समतली संरचना होगा तो देखें यहां पर केंद्रीय परमाणु 1 और 4 आपके पास कक्षक होंगे जिनसे लिगेंड जुड़ा होगा। केंद्रीय परमाणु कौन सा है? Pt2+ है। Cl 2 जगहों पर, Cl 2 जगहों पर 90 डिग्री पर, इसी तरह से NH3 भी 2 जगहों पर 90 डिग्री पर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जब 90 डिग्री पर आएगा तो ये कहलाएगा सिस फॉर्म, सिस रूप में है ये। इसका नाम क्या चीज है? इसका नाम है डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम प्लेटिनम 2 है। तो यहां पर इसका नाम लिखते समय, डाइएमीन लिखते समय लिखना पड़ेगा सिस डाइएमीन सिस डाइक्लोरो सिस डाइएमीन सिस डाइक्लोरो प्लेटिनम 2, ये इसका नाम है। ये Cl एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, एक दूसरे के 180 पर भी हो सकता है। ये एक दूसरी संरचना बन सकता है। सेम चीज है, फॉर्मूला तो वही है पर संरचनाएं 2 अलग अलग। इसी तरह से NH3 एक दूसरे के Pt2+ में 180 पर है, ये भी 180 पर है। जब 180 पर है तो इसका नाम हो गया ट्रांस फॉर्म में है, तो ट्रांस फॉर्म ट्रांस रूप में है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्रांस डाइएमीन ट्रांस डाइक्लोरो।
ट्रांसडाइएमीन ट्रांसडाइक्लोरोप्लेटिनम। ये नाम होगा। इस तरह से इसके दो ही रूप हो सकते हैं। यह अलग बात है कि हम इसकी संरचना को वर्ग समतली दर्शाने के लिए हम ऐसा इनको दर्शा सकें। ये लीजिए, तो देख रहे हैं दो तरह की संरचना आपको दिख रहा है, दोनों ही वर्ग समतली है, परंतु इसके जमावट पे अंतर है, ज्यामिति अलग है। तो इस तरह से कितने समावयवी होंगे? इसके दो समावयवी होंगे, इसके दो समावयवी होंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, एक व्यक्ति लेड की विषाक्तता से ग्रसित है, उसे दिया जाना चाहिए। एक व्यक्ति के शरीर में लेड आ गया है जिसकी वजह से उन्हें पॉइजन हो रहा है, तो उनके शरीर से लेड को हटाने के लिए हमें इनमें से किस चीज को देना चाहिए? ए है हाइपो, बी है सिस्प्लेटिन, सी है CA EDTA2- और डी है DMG। चलिए, आप अगर इस चैप्टर को पढ़े हो एक बार किसी भी तरह से तो बिल्कुल जवाब दे सकते हो। आज जितने प्रश्न बताया उतने प्रश्नों को कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे लेवल पे आप कर सकेंगे काम। ध्यान रखिएगा। बेटा अगर थोड़ा भी पढ़े हो इस चैप्टर को तो याद रखना, EDTA जो है वो हटाता है, लेड के साथ जुड़ करके एक लेड का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहां पर कैल्शियम के साथ EDTA कंपाउंड है, इनका उपयोग किया जाएगा लेड को हटाने के लिए। तो कैल्शियम की जगह लेड आ जाएगा और इस तरह से जो है लेड जो है शरीर से हट जाएगा इसके साथ एक कंपाउंड बन करके। अगला एक प्रश्न, कौन सा यौगिक वर्ग समतलीय संरचना रखता है? मतलब इसमें संकरण क्या होना चाहिए, ये भी सोचना है। तो चलो एक एक करके आप देखो और बताओ कि क्या करना चाहिए। वर्ग समतलीय संरचना होगा, देखो सबसे पहली बात तो है वर्ग समतलीय संरचना के लिए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, ये तो क्लियर होना चाहिए पहली बात। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना जरूरी? ये CN नहीं है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर है। कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसमें 6 है, तो ये तो बिल्कुल सी गलत हो गया। दूसरी बात, इसमें संकरण की बात है, तो संकरण जो है DsP2 होना चाहिए। तो DsP2 के लिए यह भी देखना होगा कि भाई इसमें जो लिगेंड जुड़ा होगा वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए। तो यहां पर एक जगह वीक फील्ड लिगेंड दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है ना हो इसमें, हम अभी से काट लेते हैं। तो हम 2 जगहों पर काम करते हैं अपन। यहां पर कार्बन वाला कार्बन, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और ये भी हो सकता है। तो ये दोनों में से चांस है। तो निकल को लेकर के चल सकते हैं या इनको लेकर चल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको लेकर चलता हूं, एक बार ट्राई करता हूं। कॉपर Cu2+ होगा तो 4s0 3d9 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्योंकि S से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक ही रहता है, और इसमें ये होगा। तो 3d9 होने पर D में कितना? 9 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 4s0 है। एक्चुअली होता क्या था आपको पता है ना, यहां से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये
9 होता है, तो ये 1 और 10 हो जाता है, ये आपको पता ही बात। तो 1 और 10 में रहता ही है, तो ये 0 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है, ये वाला बात। अब फिर यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डी इधर ये खाली है, ये भरा हुआ है, तो इसे डी नहीं लेकर के, तो इसी जगह पे यहां पर इस बात को ध्यान रखें कि ये वाला स्थिति हो सकता है, क्योंकि ये डी वाला जो है ना, एक्चुअली ये वाला जो है उत्तेजित होकर के पी में चला जाता है और ये खाली कर देता है इसको, ठीक है, ये स्थिति आती है। तो यहां पर यही वजह है कि ये कैसा होगा, DsP2 हाइब्रिडेशन को दर्शाता है। चलिए कल मैंने ये सब चीज़ें आपको पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, तो इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देने में आपके लिए आसान होगा। तो इनको आप पिछले वाली क्लास जो है उसको एक बार देखिए अच्छे से, और फिर चूंकि आज तो समय नहीं निकला कि हम स्ट्रक्चर को भी समझा सके, लेकिन आगे हम समय ज़रूर निकालने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों का क्या रिएक्शन आता है, यानी आप लोगों की क्या सोच आती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो अभी चैट पे बता रहे हैं, तो आप लोग इस जगह पे डिमांड करते हो, ठीक है, पर एक बात है कि पूरा पढ़ने के बाद जब करते हो ना कमेंट में, तो वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसके बेस पर मैं आपके लिए कुछ नया कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।